वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता क्या है? इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने करंट के बारे में बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड, है ना, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर हम लोग किसी मेटालिक कंडक्टर की बात करें तो ये मेटालिक कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। अब अगर सपोज कर लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ऐसे ऐसे कितने इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैनी प्रोटॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना शुरू हुआ जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो एट द सेम टाइम जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेंगे तो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे भी। साथ ही साथ वहां पे जो पॉजिटिव स्टेशनरी चार्जेज है, प्रोटॉन है जो बैठा हुआ है, जो स्टेशनरी है, उसके साथ भी कोलिजन होगा। तो कोलिजन होने के बाद क्या होगा, उसका ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगा फ्लो में, चार्जेस के फ्लो में। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। इसी डिस्टर्बेंस को, इसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। तो आप रेसिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज the obstruction means disturbance offered in the flow of charge, and the flow of charge is what? Current is called as resistance. हम लोग क्या कहते हैं उसको? रेसिस्टेंस कहते हैं। The obstruction, the disturbance offered in the path of flow of charges or in the path of flow of current is called as resistance. हम लोग क्या बोलते हैं उसको? रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। It is represented by R, और इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओमेगा, है ना। जनरली हम लोग ओम इसे कहते हैं, एंड ग्रीक लेटर इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओम, इतना ओम, OHM। क्लियर बात है? तो ये ऐसा यूनिट होता है रेसिस्टेंस का। और भी यूनिट्स हैं इसके, जैसे किलो ओम। 1 किलो ओम की अगर हम लोग बात करें तो 10⁻³ ओम हो जाएगा, है ना। 1 मेगा ओम की अगर हम लोग बात करें तो 10⁶ ओम हो जाएगा। 1 गीगा ओम की अगर हम लोग बात करें तो 10⁹ ओम हो जाएगा। ये सारे क्या है, और मल्टीपल्स ओम। क्लियर बात है यहां तक? तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस कहेंगे, रेसिस्टेंस। क्लियर बात? रेसिस्टेंस का जस्ट ऑपोजिट, जस्ट रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब क्या कि चार्ज के फ्लो में डिस्टरबेंस कितना है। कंडक्टेंस का मतलब कितना चार्ज के फ्लो में सपोर्ट कितना है। चार्ज के फ्लो में सपोर्ट कितना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस बोलेंगे। तो सिंपली कंडक्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? कंडक्टेंस को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G से। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस। यह क्या है? रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द मेजरमेंट ऑफ एज, हाउ मच चार्जेस फ्लोइंग। It is the measurement of age, how charge is flowing, कितना ज्यादा चार्जेस का फ्लो हो रहा है, उसी का मेजरमेंट क्या है? कंडक्टेंस है।
और कंडक्टेंस G इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/R, क्योंकि क्या है रेसिप्रोकल है, रेसिस्टेंस का क्या है रेसिप्रोकल है। अब कंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, जो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होगा वह होगा महो, ओम, ओम का उल्टा महो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो यूनिट भी क्या होगा रेसिप्रोकल, यूनिट भी क्या होगा अपोजिट होगा महो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ओम इनवर्स कहते हैं, ओम इनवर्स, है ना, क्योंकि G इज इक्वल्स टू क्या है 1/R है, तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा ओम हो जाएगा, तो नीचे ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, या इसी को हम लोग साइमन भी कहते हैं, साइमन। तो ये ऐसा यूनिट किसका है कंडक्टेंस का है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। देखो कंडक्टर है तो उसमें रेसिस्टेंस होगा ही, कंडक्टर है करंट फ्लो करेगा उसमें, चार्जेस फ्लो करेंगे उसमें, लेकिन एट द सेम टाइम वह रेसिस्टेंस भी ऑफर करेगा, क्योंकि जिसमें चार्ज फ्लो कर रहा है उसमें चार्जेस का कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है, टकरा रहा है एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोलिजन हो रहा है, टकरा रहा है एक दूसरे से, तो जहां पे चार्जेस का फ्लो है, जहां पे करंट है, वहीं पे रेसिस्टेंस भी है। हाँ, अब तो बात यह है कि कहीं पे रेसिस्टेंस ज्यादा है, कहीं पे रेसिस्टेंस कम है, तो हम लोग ये बात देखेंगे कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर करंट का कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। वेल ओके, हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि नेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का जैसा नेचर है, कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करेगा। क्लियर बात है, किसी का कंडक्टिविटी क्या है ज्यादा है, किसी का कंडक्टिविटी क्या है ना। अब एक कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी हम लोग बात करेंगे, तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वह कंडक्टर है कैसा, उसमें नंबर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितना लूजली बॉन्डेड है वो, कितना स्ट्रांगली बॉन्डेड है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस। तो हम लोग सिंपली लिख दिया, हमने पहले लिख दिया कि नेचर ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा। जितना बड़ा कंडक्टर, जितना लेंथ उसका ज्यादा, उतना ही ज्यादा उसमें रेसिस्टेंस होगा। हम लोग समझते हैं, ध्यान देंगे। द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to its length। क्लियर बात, ध्यान दें आप। सपोज कर लो दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ए है और दूसरा कंडक्टर बी, इसका लेंथ है L1 और इसका लेंथ जो है वो है L2। बाकी सारा चीज सेम है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कंडक्टर 1 बोल दो और इसको कंडक्टर 2 बोल दो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A है। जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उसी मटेरियल का ये भी बना हुआ है। टेम्परेचर जितना इसका है T टेम्परेचर इसका, और इसका भी टेम्परेचर क्या है T। तो जो रेसिस्टेंस होगा R1 is directly proportional to L1 and R2, R1 means इसका रेसिस्टेंस, R2 means इसका रेसिस्टेंस, R2 is directly proportional to L2। अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें R1 by R2 is equals to क्या हो जाएगा, या is directly proportional to L1 by L2। जितना कंडक्टर का लेंथ ज्यादा उतना ही उसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा, जितना बड़ा होगा ये, जितना कंडक्टर यह बड़ा होगा
उतना ही इसमें ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेज होंगे। लेकिन फ्लो करने का एरिया क्या है, सेम है, जितना इसमें है उतना ही इसमें है। तो फ्लो करने का एरिया सेम है, ज्यादा चार्जेज हैं। सपोज कर लो एक रूम है, एक रूम में अभी 5 लोग हैं और पांचों को सडनली निकलना है इस रूम से। एक ही दरवाजा है, ये दरवाजा है, तो क्या होगा, टकराते हुए लोग निकलेंगे, कुछ कॉलिजन होगा। अब सपोज कर लो 10 लोग हैं, ज्यादा कॉलिजन हो गया, 20 लोग होंगे और ज्यादा कॉलिजन, 100 लोग आ गए तो और ज्यादा कॉलिजन होगा। तो वही बात है, फ्लो करने का एरिया तो यही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यही है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा कॉलिजन होगा, और इसलिए ज्यादा कॉलिजन होगा तो क्या होगा, वहां पर रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहला चीज ये किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। जितना लेंथ ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा करंट, सॉरी उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। वेल, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा, तो रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, वह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। कैसे होता है समझते हैं इसको। सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लें, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is inversely proportional to the area of cross section of the conductor। समझते हैं इसको। सपोज कर लो यह है कंडक्टर, कंडक्टर नंबर 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और लेंथ इसका है L, टेम्परेचर T। एक दूसरा कंडक्टर, बाकी सारा चीज सेम है, लेंथ इसका L है, कंडक्टर नंबर 2 टेम्परेचर T है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, A2 हो गया। ये A1 है और वो A2 है। अब देखो जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा उतना ही ज्यादा एरिया बढ़ रहा है चार्जेस के फ्लो करने का, मतलब उतना ही कॉलिजन क्या होगा, कम होगा। और कॉलिजन कम होगा तो दैट मींस क्या, रेसिस्टेंस कम होगा। जैसे रूम से भागने वाली बात है, तो एक दरवाजा था, अब सपोज कर लो एक दरवाजा और खोल दिया गया, तो अब रेसिस्टेंस क्या, अब कॉलिजन क्या होगा, लोगों के बीच में कम होगा। तो सिंपली वही बात है, दरवाजा या सपोज कर लो दरवाजा का जो डायमेंशन, दरवाजा का विड्थ जो है और बढ़ा दिया गया, डबल कर दिया गया, ट्रिपल कर दिया गया, तो क्या होगा, कॉलिजन कम होगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन या इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का कॉलिजन क्या होगा, कम होगा, एंड दैट इज व्हाई रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम लिखना चाहें इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले स्टेटमेंट, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A1 या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A1, एंड R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A2। अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें R1/R2, देन इट विल बी A2/A1 या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो भी कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर बात है। अब अगर हम लोग ध्यान दें लेंथ वाले और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले इक्वेशन पे, तो यहां देखेंगे, अगर हम लोग ध्यान देंगे तो पहले इक्वेशन में क्या था, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट में क्या है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हमने बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो यहां से आ जाएगा रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इसको, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल टू से एक्सचेंज करने के लिए कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा, और हमने यहां पे कांस्टेंट यूज किया ρL/A, वेयर रो इज a constant called resistivity। जहां पर रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, रो क्या है, कांस्टेंट है, कंडक्टर का एक कांस्टेंट है,
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आ गया अपने पास, R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, वेर रो इज रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्लियर बात है, आया समझ में? अब ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग डीपली समझते हैं, या उस पर कैसे डिपेंड करता है हमारा जो रेसिस्टेंस है वो कैसे डिपेंड करता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या होता है, आपने देखा फॉर्मूले में R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। यहां पर रो क्या है, रो इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। यह एक कांस्टेंट है, या किसी भी कंडक्टर के लिए उसका कांस्टेंट वैल्यू होता है। जैसे एल्यूमिनियम के लिए ले लिए तो एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा या रेसिस्टिविटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो कभी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। एल्यूमिनियम का आप चाहे इतना छोटा टुकड़ा ले लो या फिर बहुत बड़ा सा टुकड़ा ले लो, रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। रेसिस्टिविटी कभी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। कॉपर का ले लो तो कॉपर का अपना एक अलग रेसिस्टिविटी होगा। हाँ, अलग अलग मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन उसी मटेरियल के चाहे कोई किसी भी टुकड़े को ले लो, कितना भी लेंथ का ले लो, कितना भी विड्थ का ले लो, वह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहे। तो हमेशा ध्यान में रखना है, रेसिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का कांस्टेंट वैल्यू होता है और अलग अलग मटेरियल का रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है। ठीक है, वह कभी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ विड्थ पे डिपेंड नहीं करता। does not depends on the dimension of conductor. It is different for different conductor, but for the same conductor it is constant. तो डिपेंड किस चीज पे करता है, क्या किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता या फिर कोई ऐसा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है? तो रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वो भी स्लाइटली, थोड़ा बहुत। तो रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, वो भी स्लाइटली, थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, डिपेंड्स स्लाइटली ऑन द टेम्परेचर। क्लियर बात है? अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। देखिए एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा, रेसिस्टिविटी R इज इक्वल्स टू क्या है, रो इंटू एल बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ, रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। तो अब एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इनटू SI यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया बाय SI यूनिट ऑफ लेंथ। तो सिंपली हो जाएगा, रेसिस्टेंस का क्या होता, ओम होता, इनटू एरिया का क्या होता, मीटर स्क्वायर बाय लेंथ का मीटर, कैंसिल हो गया। तो SI यूनिट ऑफ रो ये हो गया ओम मीटर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ओम मीटर, ये हो गया। अब बात ये हम लोग करते हैं कि आखिर वह टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है या फिर रेसिस्टिविटी जो है वह टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। और जब यह टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो रेसिस्टेंस भी इस पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टिविटी के। तो जब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा रेसिस्टिविटी, तो टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस को भी डिपेंड करना चाहिए। तो वो कैसे डिपेंड करेगा, कितना होगा, उसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए मैं इसके बारे में बता दूं थोड़ा कि टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टिविटी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? जब किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो आप, दैट मीन्स क्या हो रहा है,
थर्मल एजिटेशन बढ़ेगा। थर्मल एजिटेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, जो उसके अंदर चार्जेस हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो रेस में तब भी था अब भी रहेगा, उसका थर्मल एजिटेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसका इंक्रीज करेगा। काइनेटिक इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, उसका रैंडमनेस बढ़ता है। रैंडमनेस बढ़ने की वजह से उसका कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ने की वजह से क्या होगा, रेसिस्टिविटी उसका इंक्रीज करता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो रेसिस्टिविटी होगा, सपोज कर लो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे उसका रेसिस्टिविटी रो नॉट, और टेम्परेचर टी पे उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, जहां पे रो टी का मतलब क्या है, रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। रो नॉट, यहां पे इसको रो नॉट हम लोग पढ़ेंगे, रो नॉट क्या है, रेसिस्टिविटी एट गिवन टेम्परेचर इनिशियल। 1 कांस्टेंट, अल्फा, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, यह भी कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव वैल्यू होता है कंडक्टर के लिए। डेल्टा टी क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब पहले कितना डिग्री पे कितना टेम्परेचर पे था रेसिस्टिविटी जो आपको पता था, और अब कितने पे कैलकुलेट करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। वेल, अब आपने देखा R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, दैट मीन्स रेसिस्टिविटी, सॉरी रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। तो जैसे जैसे ये चेंज करेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी चेंज करेगा। तो सिंपली वही बात हो गई, रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो इस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है हमारा रेसिस्टेंस। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है हमारा रेसिस्टिविटी, कंडक्टर का रेसिस्टिविटी। क्लियर बात है। तो ये था रेसिस्टेंस क्या होता है और किन किन फैक्टर्स पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, एक और है इम्प्योरिटीज, है ना। तो मैं ऐसे ही बता देता हूं उसको, अगर आप इम्प्योरिटीज ऐड करते हो, अगर आप कंडक्टर में इम्प्योरिटीज ऐड करते हो तो रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। इम्प्योरिटीज अगर मिलाते हो कंडक्टर में तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वहीं अगर हम लोग अभी सेमीकंडक्टर की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सुपर कंडक्टर की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो उसकी बात जब करेंगे, वैसे सेमीकंडक्टर में आप सेलेक्टेड इंप्योरिटीज ऐड करते हो, मिलाते हो, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि कंडक्टिविटी उसका बढ़ जाता है। और दूसरी बात ये कि जब मैं बता ही रहा हूं सेमीकंडक्टर के बारे में, तो सेमीकंडक्टर का जो अल्फा वैल्यू होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट वैल्यू होता है, वह निगेटिव होता है। निगेटिव होने की वजह से क्या होता है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा, क्वेश्चन भी फेस किया होगा, कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो घटता है ना, उल्टा होता है। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन सेमीकंडक्टर में आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसका रेसिस्टेंस घटता है। क्यों, क्योंकि उसका अल्फा वैल्यू निगेटिव होता है। क्लियर बात है। तो हम लोग आगे बात करेंगे, रेसिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग आगे, ठीक है, अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।